नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो यानी कि जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं और लेते भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर आप वोट कर सकते हैं और करते भी हैं, जिसे पहले ट्विटर कहते थे। वहां आप वोट करेंगे, जो आप करते हैं, तो नतीजे आप देखेंगे जनमत में रात को 9 बजे और हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको। और आज जिन विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उन पर भी जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जिनसे आपको अवगत कराया जाएगा। लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर वो मुद्दे भी आ गए। तो झारखंड बन जाएगा क्या बंगाल? पीएम मोदी ने जो हमला बोला है जनजातीय समाज के लिए, जो एक संदेश दिया है आदिवासी समाज के लिए, और कहा है कि वहां भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है और घुसपैठिए वहां पर आ रहे हैं। आखिर ये क्या षड्यंत्र है, उसका पर्दाफाश करते हुए पीएम मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको देखना है। अंत तक पूरे कार्यक्रम में विश्लेषण के साथ आप जानेंगे क्या कुछ हो रहा है झारखंड में। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी के चेहरे के बारे में, और ये भी आपसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या केजरीवाल की जो पार्टी है वो एंटी औरत पार्टी है, क्योंकि एक और किस्सा जो है वहां पर आया है। और इसी के साथ साथ ये भी आपसे पूछेंगे कि क्या विभव से मालीवाल को खतरा है। स्वाति मालीवाल का ये आरोप है कि भाई उनकी जान को खतरा है, ये उन्होंने कई बार कह दिया है, तो इस पर भी विश्लेषण आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, बिल्कुल जो मैंने आपको बात कही थी, केजरीवाल की जो पार्टी है क्या वो एंटी औरत पार्टी है, क्योंकि पंजाब से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो कि बार बार इस ओर इशारा करता है कि आम आदमी पार्टी में कुछ तो गलत हो रहा है। और महिलाओं की सम्मान की बात अगर करें तो वो स्वाति मालीवाल का जो वहां पर जो एपिसोड हुआ था, जो सीएम हाउस में जो उनके साथ बदतमीजी मारपीट हुई थी, तभी से आम आदमी पार्टी का महिलाओं की इज्जत वाला जो ग्राफ है वो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगले फ्लोर ग्राफिक्स में आपको बताएंगे कौन उड़ा रहा है बम की अफवाह। जी हां, एक अफवाहों का सिलसिला जो है लगातार कि भाई यहां बम है, वहां बम है, जहां जहां पीएम जाते हैं, मैं तो कहूंगा वहां वहां बम की एक खबर फैला दी जाती है। और ये सब चुनाव के दौरान हो रहा है। और वाराणसी से भी अगर ऐसी खबर आए तो इसका भी विश्लेषण आपको समझना है। अफवाहें क्या जानबूझकर फैलाई जा रही हैं, क्या कुछ सोची समझी साजिश है, ये भी आपको बताएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और आपको ये भी बताएंगे पापुआ न्यू गिनी के बारे में, जहां पर धरती हिली, यानी कि भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ और 2000 लोगों ने, कोई 220 लोग नहीं, 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा ये हादसा हुआ और भारत ने मदद की पेशकश भी की है, तभी तो विश्व गुरु कहा जाता है भारत को। चलिए शुरुआत करते हैं जनमत की पहली खबर चुनाव से जुड़ी हुई है। माहौल भी देश में चुनाव का है और चुनाव के माहौल में आपको तनाव नहीं लेना है। जनमत से जानना है कि क्या है खास और किससे है आस, किस पार्टी की हम बात कर रहे हैं। तो 2024 का चुनावी रण अब अपने आखिरी चरण में है। 6 चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और अब 7वें चरण के मतदान के लिए लगातार संघर्ष जारी है, जिसके तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में नजर आए, जहां पीएम ने तृणमूल कांग्रेस के वोट बैंक पॉलिटिक्स पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि यहां संदेश खाली जैसी घटना आम है। जो टीएमसी सरकार कानून और व्यवस्था जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए। पीएम मोदी का यह हमला देखिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी वाले सुबह शाम वोट बैंक करते हैं, सुबह शाम गाली गलौज करते हैं, सुबह शाम कानून के खिलाफ काम करते हैं। इनके पास देश के लिए कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है। टीएमसी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर सकती, जो आपको गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहती है ताकि उनकी दुकान चल सके। वहीं आज पीएम ने झारखंड में भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात जो पीएम ने कही है वो ये कि झारखंड के दुमका में आदिवासी समाज यानी जनजातीय समाज की जनसंख्या घट रही है और घुसपैठियों की तादाद जो है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको वो सारी बात सुनाते हैं। झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या
तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की जमीनें घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बेटियों का जीवन खतरे में है कि नहीं है? गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है। उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई। आदिवासियों के खिलाफ इनके हथियार है नक्सलवाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण। आप याद करिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, नक्सलवाद फलता फूलता रहा। हमारे होनहार बच्चे, इनका जीवन बर्बाद होता रहा। उन बच्चों की माताएं आंसू बहाती रही, बेटा चला गया। नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कौन जला? अगर नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कोई जला है तो मेरा आदिवासी परिवार जला है। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा? फिर एक बार आभार, एक बार। तो पीएम मोदी कह रहे हैं आभार एक बार। मोदी सरकार और 400 पार का नारा एक बार फिर से बुलंद कर रहे हैं और ये कितना सच होगा ये तो देखिए 4 जून को पता लग जाएगा। और 1 जून महत्वपूर्ण है, आपको भी मतदान करना है और शो जनमत है और जनमत का अर्थ ही है कि जनता का मत। और हम भी हर खबर पर आपसे पोल के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर पर। ये हमारा प्रश्न इस खबर को लेकर था। विपक्ष रच रहा है झारखंड को बंगाल बनाने की साजिश। 91% 91% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 9% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो विपक्ष रच रहा है झारखंड को बंगाल बनाने की साजिश। ये जनता का मत कह रहा है, जनता जनार्दन कह रही है तो सत्य ही कह रही होगी। ये खबर की पुष्टि हो जाती है आपके वोट से। हम तो केवल खबर को बताते हैं, लेकिन आप जब उस पर मोहर लगाते हैं अपने वोट के माध्यम से, तब हम मानते हैं कि ये सत्य है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के समाप्त होने के बाद कन्याकुमारी का आपको बता दें दौरा करने वाले हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसके बारे में बताएंगे, ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ वे स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। भाजपा नेताओं ने मंगलवार को बताया कि वह 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। माना जाता है कि यहां विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी।
आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री ने 2019 के चुनाव अभियान के बाद केदारनाथ में इसी तरह से ध्यान लगाया था। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि अपने आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी में स्थान चुनने का पीएम मोदी का फैसला देश के लिए विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करने की उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। देश में आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होना है और जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे उसका विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव था और यह भिक्षु के जीवन में गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ के समान ही महत्व रखता है। पूरे देश में घूमने के बाद विवेकानंद जी यहीं पहुंचे थे और 3 दिनों तक ध्यान किया था। उन्होंने यहां विकसित भारत का सपना देखा था। एक भाजपा नेता ने बताया कि उसी स्थान पर ध्यान करना स्वामी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को जीवन में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस स्थान को पवित्र ग्रंथों में भगवान शिव के लिए देवी पार्वती जी के ध्यान के स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं जाने वाले हैं। ध्यान मंडपम में पीएम मोदी ध्यान करने वाले हैं, तो वो भी दृश्य हम आपको जनमत में दिखाएंगे जब पीएम मोदी यहां पर ध्यान की मुद्रा में लीन नजर आएंगे और वो तस्वीरें भी जब वायरल होंगी, सोशल मीडिया पर छाएंगी, हर टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगी। लेकिन सबसे पहले आपने इस खबर के बारे में जाना जनमत में। चलिए, ये तो आपने स्पेशल रिपोर्ट, हमारी स्पेशल खबर देखी। अब आगे बढ़ते हैं, जनमत में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पटना के सनसनीखेज हत्याकांड की, जहां पटना में पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्ष राज की हत्या कर दी गई है। वह पटना कॉलेज से निकल रहा था, तभी पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कुछ छात्रों ने उस पर हमला कर दिया। ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हर्ष ने विरोध किया तो उसे पीटने लगे वो लड़के और उसके बाद तब तक पीटते रहे जब तक हर्ष बेहोश नहीं हो गए। इसके बाद मारपीट करने वाले छात्र वहां से फरार हो गए। इधर कुछ लोगों ने हर्ष को पीएमसीएच में भर्ती करवाया, लेकिन इलाज के दौरान हर्ष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हर्ष लोकनायक युवा परिषद संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। सामाजिक तौर पर भी वे काफी सक्रिय थे। वह लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और समस्तीपुर सीट से प्रत्याशी शांभवी चौधरी के भी काफी करीबी थे। छठे चरण के चुनाव प्रचार में कई बार हर्ष चिराग पासवान और शांभवी के साथ समर्थक के रूप में दिखे थे। घटना के बाद पूरे अशोक राजपथ में सनसनी मच गई है। सूचना पाकर मौके पर पटना सिटी पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दल बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। अब इस मामले पर पुलिस की जांच जारी है, लेकिन परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इकलौता बेटा जो था, जो उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, उसको इस गुंडागर्दी ने छीन लिया और इस लड़के की हत्या कर दी गई और बेहद निंदनीय। ऐसी खबरें कॉलेजों से आती हैं, विश्वविद्यालयों से आती हैं तो बेहद दुखद करती हैं, दुख पहुंचाती हैं। खबरों का सिलसिला तो लगातार जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल की एक बड़ी खबर और संदेश खाली मामले से जुड़ी शेख शाहजहां पर क्या अपडेट है, कहीं नहीं आपने सुना होगा। जनमत में अब बात संदेश खाली और दुष्कर्मी शेख शाहजहां की करते हैं। आपको बता दें, संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद सुर्खियों में आए टीएमसी के निष्कासित नेता यानी शेख शाहजहां के खिलाफ सीबीआई ने एक नया केस दर्ज किया है। सीबीआई ने शेख और उसके भाई के साथ 5 अन्य पर आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया है। सीबीआई के अधिकारी ने शेख के खिलाफ पहला आरोप पत्र दाखिल करने के बाद ये जानकारी दी। सीबीआई ने शेख के खिलाफ बशीरहाट विशेष अदालत में ये चार्जशीट दाखिल की है। दरअसल 5 जनवरी को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में शेख के घर पर छापेमारी करने गई थी ईडी की टीम। उस समय पर ईडी की टीम पर हमला हो गया था। तब यह सामने आया था कि राशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व राज्य खाद्य मंत्री यानी ज्योति प्रिया मलिक के साथ शेख के कथित तौर पर करीबी संबंध थे। अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र में 7 लोगों के नाम है, तो वहां से भी लिंक जुड़ा है, लेकिन उन नामों को भी जान लीजिए जिनके नाम, उन 7 लोगों के महत्वपूर्ण नाम जो चार्जशीट में है, जिसमें शेख, उसका भाई आलमगीर और सहयोगी जियाउद्दीन मुल्ला, मफूजर मुल्ला और दीदार बख्श मुल्ला शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120B आपराधिक साजिश और 307 यानी हत्या का प्रयास के अलावा दंगा और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने समेत
कई अन्य आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि संदेश खाली कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक नदी द्वीपीय क्षेत्र है। शेख और उसके लोगों पर स्थानीय महिलाओं ने जमीन हड़पने और यौन शोषण का आरोप लगाया था। सीबीआई 5 जनवरी को हुई घटनाओं से संबंधित 3 मामलों की जांच कर रही है। शेख को राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था और 6 मार्च को सीबीआई ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया था। खबर आपने जान ली और इसी खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे क्या प्रश्न पूछा वो आपको दिखा देते हैं। शेख शाहजहां है संदेश खाली का काला किंग? काला किंग वो है कि नहीं, ये हमारा प्रश्न था। तो 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो ये भगोड़ा शेख शाहजहां संदेश खाली का काला किंग है। इस पर जनता जनार्दन की मोहर लग चुकी है जनमत में। इसीलिए मैं कहता हूं इस कार्यक्रम में जो आप भी संवाद करते हैं, जो आप भी अपना मत देते हैं, उसी से ये प्रोग्राम कामयाब होता है। जनमत में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्वाति मालीवाल मामले की, जिसमें दिल्ली पुलिस और स्वाति मालीवाल की बड़े दावे किए हैं और साथ ही साथ आरोप भी लगाए हैं। जी हां, इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस घटना का वीडियो फुटेज यानी सीसीटीवी से गायब है। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी बताया गया कि विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के पीए के पद से हटाए जाने के बावजूद सीएम आवास में सब उससे आदेश ले रहे थे। यह दिखाता है कि वो प्रभावशाली है। वहीं स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान से मार डालने और बलात्कार, सोचिए, रेप की धमकियां मिल रही हैं। ध्रुव राठी द्वारा इस घटना पर वीडियो बनाने के बाद ये सब हो रहा है। तो जो षड्यंत्र एजेंडा है ध्रुव राठी कर रहा है, बैठ के सोच रहा है मेरे बहुत फॉलोअर हैं, एजेंडा वो चलाता है, उसकी वीडियो से सोचिए एक महिला के जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा। और आम महिला नहीं, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रह चुकी स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो ये एजेंडा चला रहे हैं और ध्रुव राठी द्वारा इस घटना पर वीडियो बनाने के बाद ये सब हो रहा है। यानी कि इस मामले की गुत्थी भी थोड़ी उलझती नजर आ रही है। और दूसरी तरफ एनसीडब्ल्यू ने कहा है कि इस मामले में केजरीवाल की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाएं कि आखिर क्या हुआ था और आखिर क्या है पूरा मामला। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे और मामले की गंभीरता को जरूर समझिएगा। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। 18 मई 2024 को विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था और उसे 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। आरोप है कि उसने स्वाति मालीवाल के पेट, छाती, पांव और प्राइवेट पार्ट पर प्रहार किया। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि इस घटना का वीडियो फुटेज सीसीटीवी से गायब है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इसके पीछे कुछ तकनीकी कारण भी हो सकता है, वहीं ये जानबूझकर भी किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया कि विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के पीए के पद से हटाए जाने के बावजूद सीएम आवास में सब उसके आदेश ले रहे थे। ये दिखाता है कि वो प्रभावशाली है। वहीं स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान से मार डालने और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि ध्रुव राठी द्वारा इस घटना पर वीडियो बनाने के बाद से ये सब हो रहा है। स्वाति मालीवाल का कहना है कि अगर विभव कुमार बाहर आता है तो उन्हें और उनके परिवार को खतरा है। इस फैसले के बाद विभव कुमार अब दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करेगा। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में जुड़े लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने को कहा है। जी हाँ, अब इस मामले में दिल्ली के सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगाले जाएंगे। संस्था ने कहा है कि ये सूचना मिली है कि स्वाति मालीवाल के सीएम आवास पहुंचते ही विभव कुमार को फोन कॉल करके बुलाया गया। ऐसे में ये पता लगाया जाना जरूरी है कि किसके आदेश पर ऐसा हुआ। साथ ही स्वाति मालीवाल को धमकी देने वालों के खिलाफ 3 दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
खबर आपने देखी, खबर की गंभीरता को समझा और पुलिस की बात को समझा, वकील की बात को समझा, स्वाति मालीवाल के ऊपर जिस तरीके से थ्रेट है, खतरा बना हुआ है, उसको भी समझा। तो हमने आपसे ही प्रश्न पूछ लिया कि आप ज्यादा बेहतर समझते हैं जनता जनार्दन, स्वाति मालीवाल को है केजरीवाल के राइट हैंड से खतरा? ये प्रश्न था। 88% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 12% लोगों ने ना में जवाब दिया है, लेकिन बहुमत ये मानता है कि हाँ, स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के राइट हैंड से खतरा है। में जनमत में अब बात आम आदमी पार्टी की करते हैं, जो स्वाति मालीवाल के मामले के बाद अब बलकार सिंह मामले पर फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बलकार सिंह आम आदमी पार्टी से पंजाब के मंत्री हैं। इस व्यक्ति की एक अश्लील वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रही है, जिस पर यह आरोप है कि इसने एक युवा लड़की के साथ काम के बदले दुष्कर्म किया है और उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया। अब इस घटना के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर हो गई है और इस घटना ने आम आदमी पार्टी के स्त्री विरोधी छवि जो है उसको और उजागर कर दिया है। क्या है पूरा मामला, हमारी रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। एक और अश्लील हरकत, एक और आप मंत्री और एक बार फिर घेरे में फंसती आम आदमी पार्टी। वो आम आदमी पार्टी जो कभी पहलवानों के प्रदर्शन को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी को स्त्री विरोधी बताती थी, वो आम आदमी पार्टी अब स्वाति मालीवाल के बाद पंजाब के आप मंत्री बलकार सिंह मामले में भी घिरती हुई नजर आ रही है, जिनकी एक अश्लील वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आप नेता बलकार सिंह पर आरोप है कि उन्होंने काम मांगने आई महज 21 साल की लड़की के साथ गलत हरकत करते हुए उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया। आम आदमी पार्टी का चरित्र और गिरता हुआ किरदार आज फिर से एक घिनौना चेहरा सामने आया, जब आम आदमी पार्टी के पंजाब के एक मिनिस्टर बलकार सिंह, जो एक 21 साल की बच्ची को नौकरी देने के लालच में देकर उसके साथ किस तरह से वीडियो में शोषण किया जा रहा है, ऐसी गंदी वीडियो की कोई उसे शेयर भी ना कर पाए। और ये कोई पहली बार नहीं है, पंजाब के मंत्री हों, इनके एमएलए हों, आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है ये गंद से भरी हुई है, गंदे लोग हैं। पहले लालचंद कटारू चक्का जो कारनामे सामने आई, इतनी शर्मसार वीडियो थी और अरविंद केजरीवाल आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। और अब बलकार सिंह 21 साल की बच्ची को नौकरी देने के नाम पर शोषण कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल को पिटवाने का काम कर रहे हैं, संदीप कुमार हो, कितने गंदे कारनामे। ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक सॉफ्ट पॉर्न मूवी बनाने वाली, एक पॉर्न मूवी बनाने वाली पार्टी बनकर रह गई है। शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को और बलकार सिंह को, गवर्नर साहब को तुरंत उसको बर्खास्त करना चाहिए। वहीं अब इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के खिलाफ अनुचित यौन आचरण में शामिल होने के आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये आरोप बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा द्वारा सामने में लाए गए हैं, जिन्होंने आप नेता बलकार सिंह पर अनुचित यौन आचरण में शामिल होने का आरोप लगाया है। तजिंदर पाल सिंह बग्गा के अनुसार बलकार सिंह ने एक गरीब दलित लड़की की बेबसी का फायदा उठाया। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मंत्री बलकार सिंह, इनके पास एक 21 साल की बेटी आती है, बहन आती है और उनको कहती है कि मुझे नौकरी चाहिए। वो उनका नंबर ले लेते, कहते ठीक है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। वो एक 21 साल की बहन को कॉल करते हैं और उसको कपड़े उतारने में विवश करते हैं। कहते हैं अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे मेरे साथ। फिर वो अपने कपड़े उतारते हैं और वहां पे गंदी गंदी हरकतें करते हैं, जिसको ये हम दिखा भी नहीं सकते हैं टीवी के ऊपर। इसके वीडियो को हम आपके सामने जो कुछ सीन्स हटा के शेयर करेंगे, क्योंकि वो पूरा वीडियो शेयर करने लायक भी नहीं। मैं आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को कहता हूं कि तुरंत 24 घंटे के अंदर इस मंत्री को हटाया जाए। तुम्हारा इतिहास महिला विरोधी रहा है, तुम्हारी पार्टी महिला विरोधी है और आज तुम 21 साल की पंजाब की बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से कि अगर ये आपके घर की बहू बेटी होती तो क्या वे इस तरीके से उनको अलाउड, किसी मंत्री को अलाउड करते? मैं तुरंत तुम लोगों से कहता हूं कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो पूरे पंजाब में
तुम लोगों को जो गुस्सा है वो तुम्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं जब इस मामले पर जब खुद बलकार सिंह से पूछा गया तो उनका इस मामले पर हंसना और मुद्दे को टालना कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के उस स्त्री विरोधी चरित्र को दर्शाता है, जिसका आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगाती रही। आज जो किस्सा सामने आया है कि एक 21 वर्षीय बच्ची का शोषण कर रहे थे पंजाब के ये मंत्री, और ये कोई पहला किस्सा नहीं है। लालचंद कटारूचक का भी किस्सा है जिसमें वो अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ शोषण कर रहे थे। आज इस मामले पे एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है। इस पर तो कांग्रेस पार्टी, जिनका पंजाब में आम आदमी पार्टी से अब हम आपके है कौन रिश्ता चल रहा है, मतलब कि उनका रिश्ता टूट चुका है, वहां पर चन्नी जी तो बोल रहे हैं, सुखपाल खैर के सामने आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर को आपने देखा और इस पर देखा कैसे क्या प्रतिक्रिया आई, और इसी पर हमने आपसे पोल के माध्यम से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि आप है एंटी औरत पार्टी क्या? तो 90% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 10% लोगों ने ना में जवाब दिया, लेकिन बहुमत ये मानता है कि आम आदमी पार्टी जिसको कहते हैं वो एंटी औरत पार्टी है। जनमत में चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्शे कार हिट एंड रन मामले में सनसनीखेज खुलासे की। इस मामले में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि इन दोनों ने आरोपी नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट को बदलने के लिए रिश्वत ली थी। इस संबंध में एक डॉक्टर के पास से 2.5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि रईसजादे के ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदलने के लिए डॉक्टरों ने 3 लाख की रिश्वत ली थी और फिर मिलीभगत करके इस घटिया वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुणे के कमिश्नर अमितेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जानकारी दी। इस घटना के बाद जेजे अस्पताल की डीन ने भी अपना बयान जारी किया है। आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने और केस आपको ये बता दें कैसे आरोपी डॉक्टरों ने इस घटना को अंजाम दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। पुणे पोर्श कार हादसे में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को ही सामने आया था कि 2 डॉक्टर ने रईसजादे की ब्लड सैंपल रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की थी और आज उसी मामले में गिरफ्तार ससून अस्पताल के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉक्टर अजय तावड़े और आपातकालीन विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीहरि हलनोर के साथ एक कर्मचारी अतुल घाटकामले को अदालत ने 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने अदालत को बताया कि वे जांच करना चाहते हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जिनके अनुरोध पर नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदला गया था। वहीं पुलिस ने ब्लड का सैंपल बदलने के लिए इन आरोपियों की ओर से रिश्वत के रूप में लिए गए पैसे भी बरामद किए। उस रात बाद में पुलिस ने घाटकामले से 2.5 लाख की नकदी जब्त की और यह रकम घाटकामले ने बगल के कमरे में रखी थी। अतुल घाटकामले को क्राइम स्क्वाड पूछताछ के लिए लेके आई है और ये पैसे किसने दिए ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसकी जाँच अब क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। इससे पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। नाबालिग कार चालक को अदालती प्रक्रिया में मदद करने की इरादे से इन आरोपियों ने साजिश रची और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके ब्लड का सैंपल बदलकर सबूत नष्ट कर दिए और इसमें कुछ और आरोपियों के शामिल होने की आशंका है, जिसके लिए आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। आरोपियों के बीच ब्लड का नमूना बदलने के लिए रिश्वत के रूप में वित्तीय लेन देन भी हुआ है और इसके अनुसार उनके घर की तलाशी ली जानी है और उनके मोबाइल फोन का साइबर विशेषज्ञों की मदद से विश्लेषण किया जाना है। इस मामले में पुणे कमिश्नर अमितेश ने बताया कि पुणे पोर्ट कार हादसे में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक डॉक्टर का नाम हेलनोर है। आरोपी डॉक्टर से पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि उसने फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय तावड़े के निर्देश पर ब्लड का सैंपल बदल दिया था और ये काम करने के लिए आरोपी डॉक्टर को 3 लाख रुपए मिले थे। पुणे पुलिस ने नाबालिग आरोपी की ब्लड जांच के लिए सैंपल ससून अस्पताल भेजा था। इन दोनों डॉक्टर ने मिली भगत करके आरोपी के ब्लड सैंपल को किसी दूसरे ब्लड सैंपल के साथ बदल दिया। आरोप है कि नाबालिग के पिता ने खून के नमूने बदलने के लिए डॉक्टर तिवारी को कॉल किया था। इस कॉल के बाद 19 मई को सुबह करीब 11 बजे ससून अस्पताल में लिया गया खून का नमूना अस्पताल के कूड़ेदान में फेंक दिया गया और दूसरे व्यक्ति का खून का नमूना लिया गया। इस सैंपल को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। जांच के दौरान सीएमओ श्रीहरि हलनोर ने इस ब्लड सैंपल को बदला और हमने पाया कि ससून के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के एचओडी अजय तावड़े के निर्देश पर श्रीहरि हलनोर ने इसे बदल दिया।
मामले के बारे में सुनकर पुणे कार दुर्घटना में डॉक्टरों पर लगे आरोपों की जांच के लिए जेजे अस्पताल की डीन डॉक्टर पल्लवी सप्ले ससून अस्पताल पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि मेरे सहित एक समिति का गठन किया गया है। हमें कल्याणी नगर घटना के संबंध में ससून अस्पताल में हुई घटना की जांच करनी है और हमें यह पता लगाना होगा कि यह नियमों के तहत किया गया था या नहीं। हम रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। वैद्यकीय शिक्षण उन्होंने ये समिति की गठन की है जिसमें मैं हूँ, डॉक्टर गजानन चौहान और डॉक्टर चौधरी छत्रपति संभाजी नगर से, वो आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससून हॉस्पिटल में जो घटना घटी है उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वही जो उसका रिपोर्ट है वो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। मैम कब तक ये रिपोर्ट? अभी तो हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हमें आज इन्वेस्टिगेट करने कहा गया है, कब तक चलेगा मैं खुद नहीं कह सकती। आगे बढ़ते हैं। जनमत में अब बात इन दिनों बम धमकियों से जुड़ी अफवाहों की करते हैं। आपको बताएं कि आज ठीक कुछ ऐसी ही खबर दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए तैयार इंडिगो की फ्लाइट माफ कीजिएगा 6E2211 से भी आई थी, जिसमें आज सुबह 5:30 बजे के करीब बम रखे होने की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सबसे पहले विमान में सवार सभी यात्रियों को आपातकालीन द्वार से सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर संपूर्ण सुरक्षा निरीक्षण के लिए विमान को तुरंत एक आइसोलेशन बे पर ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की टीम भी पहुंची, लेकिन तब तक इस खबर से बेचैन विमान में सवार यात्री विमान से कूदने लगे। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिएगा। – 2024 के लोकसभा चुनाव जब से शुरू हुए हैं तब से भारत के विभिन्न शहरों और संस्थानों को आए दिन बम की धमकियां मिल रही हैं। आज ठीक कुछ ऐसी ही खबर दिल्ली से वाराणसी जाने के लिए तैयार इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 से आई, जिससे आज सुबह 5:30 बजे के करीब बम रखे होने की सूचना से हड़कंप मच गया, जिसके बाद विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया और इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सबसे पहले विमान में सवार सभी यात्रियों को आपातकालीन द्वार से सुरक्षित बाहर निकाला गया और फिर संपूर्ण सुरक्षा निरीक्षण के लिए विमान को तुरंत एक आइसोलेशन पे लाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों की टीम भी पहुंची, लेकिन तब तक इस खबर से बेचैन विमान में सवार यात्री विमान से नीचे कूदने लगे। यात्रियों के बीच ये सारी भगदड़ तब शुरू हुई जब उन्होंने प्लेन के टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ देखा, जो बात महज एक अफवाह थी। लेकिन ये सवाल है कि लोकसभा चुनाव के बीच भारत में बमों की ये झूठी अफवाहें आखिर फैला कौन रहा है, क्योंकि अब तक दिल्ली और अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक बम की खूब सारी फर्जी धमकियां मिल चुकी हैं, जिसके तहत पिछले दिनों दिल्ली में करीब 100 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं 1 मई को ही दिल्ली के स्कूलों और पुलिस कमिश्नर को एक ईमेल मिला था। इस ईमेल में दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस खबर के बाद से काफी अफरा तफरी मच गई। स्कूलों को खाली कराया गया था और बड़े लेवल पर जांच शुरू की गई थी। वहीं उस दिन दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में ये भी धमकी फेक साबित हुई। ठीक इसके तुरंत बाद दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वहीं इन संस्थानों को मिल रही ये धमकियां क्या भारत में छिपे देश विरोधी शक्तियों की ओर इशारा करती है, क्योंकि बिना किसी गद्दार की मदद के भारत में ऐसी साजिशों को अंजाम नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। खबर आपने देखी और बम की जो धमकी थी उसी के चलते विमान से किस तरीके से जो यात्री थे उतर रहे थे और किसी भी बम की धमकी को ऐसे ही अफवाह के तौर पे भी चाहे क्यों ना हो उसको सीरियसली ही लेना चाहिए, गंभीरता से ही लेना चाहिए और लोगों के द्वारा, सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो भी किया जा रहा है बिल्कुल
ठीक है, किसी दिन ऐसा वाकई अगर बम हो और उसको सीरियसली ना लिया जाए, वो खतरनाक हो सकता है। इस खबर पर पोल के माध्यम से जो हमने प्रश्न आपसे पूछा वो ये है, भारत विरोधी शक्तियां उड़ा रही हैं बम की अफवाह, और ये सत्य है भी, और आपने भी इस पर मुहर लगा दी है। 94% लोगों ने, 94% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, प्रचंड बहुमत ने हाँ में जवाब दिया है। 6% लोग कहते हैं ये सत्य नहीं है, लेकिन आपकी बात सत्य है 94% वालों की। बात करेंगे कि आखिर कहां जिंदा दफन हो गए 2000 से ज्यादा लोग। जी हां, 2 नहीं, 20 नहीं, 200 नहीं, एक गांव से ज्यादा की तादाद आप समझिए 2000 से ज्यादा लोग जिंदा दफन हो गए। बात कर रहे हैं पापुआ न्यू गिनी की। पापुआ न्यू गिनी के काओ कलाम गांव में हुए लैंडस्लाइड ने, भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है, जिसके चलते वहां 2000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। वहां अभी भी पिछले 4 दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक काओ कलाम में माउंट मुगालो पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे मलबा गांव में आ गिरा। उन्होंने बताया कि उस वक्त पूरा गांव सो रहा था। सोचिए, सोते सोते जिंदा दफन हो गए 2000 लोग, इसलिए उन्हें बचने का मौका नहीं मिला है। पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत मदद करने की अपील की है, और सरकार के मुताबिक अगर मदद नहीं की गई तो मलबे में दबे जिंदा लोग मर जाएंगे। सोचिए क्या स्थिति है पापुआ न्यू गिनी की, और अगर उनको आर्थिक सहायता नहीं मिली तो जिंदा लोग वहां पर जो दबे भी होंगे और जो जीवित होंगे वो भी मर जाएंगे। इस पूरी घटना पर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत पापुआ न्यू गिनी की हर संभव मदद के लिए तैयार है, और आपको बता दूं कि एक पैकेज जो है भारत की तरफ से दे भी दिया गया है, वादा कर भी दिया गया है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत इस कठिन समय में, विश्वगुरु हम ऐसे ही नहीं कहलाते, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भारत इस कठिन समय में इस देश के साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत ने यहां $1 मिलियन की घोषणा की है। आखिर क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या है पूरा मामला, कैसे जिंदा दफन हो गए 2000 से ज्यादा लोग? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। पापुआ न्यू गिनी के काओ कलाम गांव में हुई लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचा दी है, जिसके चलते वहां में 2000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं। पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने खुद यूएन को इसकी जानकारी दी है। लैंडस्लाइड 24 मई को पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी से लगभग 600 किलोमीटर दूर एंगा प्रांत के गाँव में स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 3 बजे हुई। वहाँ अभी भी पिछले 4 दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक काओ कलाम में माउंट मुगालो पहाड़ का एक हिस्सा ढह गया था, जिससे मलबा गांव में आ गिरा, और उन्होंने बताया कि उस वक्त पूरा गांव सो रहा था, इसीलिए उन्हें बचने का मौका नहीं मिला। पापुआ न्यू गिनी की सरकार ने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत मदद करने की अपील की है। सरकार के मुताबिक अगर मदद नहीं की गई तो मलबे में दबे जिंदा लोग मर जाएंगे। पापुआ न्यू गिनी के डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक वहाँ सबसे ज्यादा नुकसान खेती को हुआ है, जिससे भूखमरी के हालात बन गए हैं। काओ कलाम को जाने वाली सड़क भी बंद है। अधिकारियों ने यूएन को बताया कि वहां अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है, इससे वहां मौजूद रेस्क्यू टीम और लोगों की जान को खतरा बढ़ गया है। लोगों को बचाने के लिए सेना को भी भेजा गया है। लैंडस्लाइड से पहले पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे, और भारतीय समय अनुसार पापुआ न्यू गिनी में यह भूकंप गुरुवार 23 मई को सुबह 9:49 पर आया था। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने भी पापुआ न्यू गिनी में भूकंप की पुष्टि की थी, और हालांकि अभी भी सर्च के लिए जरूरी चीजें नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि मुख्य सड़क से संपर्क कट चुका है। प्रभावित इलाके तक पहुंचने के लिए फिलहाल हेलीकॉप्टर का ही एक विकल्प है। पापुआ न्यू गिनी के जिस गांव में भूस्खलन के कारण हजारों लोगों की जान चली गई, वहां अधिकारियों ने दूसरे भूस्खलन की आशंका जताई है। शवों के मलबे में दबे होने और पानी यानी कीचड़ की वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक और भूस्खलन हो सकता है, और शायद 8000 लोगों को निकालने की जरूरत है। जमीन की गतिविधि एवं मलबा गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, और प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या 6000 या उससे अधिक हो सकती है। अगर इस मलबे के ढेर को रोका नहीं गया तो यह आगे बढ़ता रहा तो यह एक और गति पकड़ सकता है, और पहाड़ के नीचे रह रहे अन्य समुदायों और गाँवों को नष्ट कर सकता है। ग्रामीण अपने रिश्तेदारों के शवों की तलाश में कीचड़ भरे मलबे में नंगे हाथों से खुदाई कर रहे हैं, जो चिंता का विषय है। इस समय मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि लाशें सड़ रही है, पानी बह रहा है, और इससे संक्रामक रोग फैलने का गंभीर खतरा है।
पापुआ न्यू गिनी में आए खौफनाक व भारी भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों और हानि को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दुख जताया है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान पापुआ न्यू गिनी के साथ मुश्किल समय में खड़ा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पापुआ न्यू गिनी में विनाशकारी भूस्खलन के कारण गई हुई लोगों की जाने और क्षति से गहरा दुख उन्हें हुआ है। प्रभावित परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हम प्रार्थना करते हैं। भारत पापुआ न्यू गिनी की हर संभव मदद के लिए तैयार है। और इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में इस देश के साथ एकजुटता से खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो देखा आपने कैसे 2000 लोग जिंदा दफन हो गए और भारत ने आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर दी और कहा है हर संभव मदद भारत करेगा और भारत करता भी है। पूरे विश्व की मदद के लिए भारत हमेशा अग्रसर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण खबर से आपको अवगत कराते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लव जिहाद का बड़ा मामला सामने आया। जी हां, जहां पर एक हिंदू युवती को जिहादी ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर गौ मांस खिलाया है। बता दें कि जिहादी लगातार धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बना रहा है और परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के पंचवटी निवासी हिंदू दलित लड़की को प्यार के जाल में फंसाने का मामला सामने आया। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि पीड़ित महिला को गौमांस खिलाकर तांत्रिक तरीके से भरोसे में लेकर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव दिया गया। पीड़िता ने बताया कि आजाद खां पठान नामक मुस्लिम युवक ने सोची समझी रणनीति के तहत जबरदस्ती गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला। मुस्लिम कट्टरपंथी युवक ने लड़की को दबाव में लेने के लिए उसके परिवार को खत्म करने की धमकियां दी। उस युवक ने लड़की को ब्लैकमेल करके उससे हजारों रुपए लिए। इसको लेकर कई बार पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन सुदर्शन न्यूज से गुहार लगाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पीड़ित परिवार ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपी जिहादी को कठोर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि पीड़िता इतनी डरी हुई थी कि वो इतना उत्पीड़न सहन करने के बावजूद भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। लेकिन सुदर्शन न्यूज के राष्ट्रवादी पत्रकार ने यानी सत्यनारायण जोशी द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने व परिवार को सुरक्षा दिलाने का भरोसा बांधने पर पीड़िता ने सुदर्शन न्यूज के कैमरे के सामने आपबीती बताई व सुदर्शन न्यूज ने स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठनों को व प्रशासन को मामले के बारे में अवगत कराया कि आखिर क्या कुछ हुआ पीड़िता के साथ। फिर पीड़िता ने और इस मामले में बताया कि उसके साथ क्या हुआ और इस मामले के बारे में और जानकारी देंगे। पुलिस का भी बयान आपको सुनाते हैं और जो बयान हमारे पास है वो सारे बयान आपको सुनाते हैं, सुनिएगा। पुलिस थाना सदर के संज्ञान में एक मामला आया था जिसके अंदर एक युवती ने आरोप लगाया था कि कोई आज़ाद नाम का जो व्यक्ति है वो उसको लगातार परेशान कर रहा है और लगातार उसका पीछा करके और उसके साथ में छेड़खानी की हरकतें वगैरह कर रहा है। तो जैसे ही मामला संज्ञान के अंदर आया वैसे ही उस युवक को जो है हम लोगों ने दस्तयाब करके और उसके विरुद्ध इंसदादी कार्रवाई की। 151 के अंदर उसको दस्तयाब किया गया और इसके अलावा जो युवती थी उसको सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई। उसका कोई मेडिकल वगैरह भी कुछ इस संबंध में जो युवती ने अपना प्रार्थना पत्र दिया है उसके आधार पे पुलिस थाना सदर के अंदर प्रकरण संख्या 233/2024 दर्ज कर दिया गया है और उसकी तफ्तीश जो है SC/ST सेल के डिप्टी साहब वो कर रहे हैं। मुस्लिम समाज का लड़का वो मुझे 7 महीने से टॉर्चर कर रहा है। वो 7 महीने से मुझे परेशान कर रहा है कि तेरी माँ को मार दूंगा, तेरे को मार दूंगा, मेरे से शादी कर, और मुझे मतलब कि गंदी गंदी गालियाँ बकता है और मुझे मारने तक की धमकी दे रहा है। क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? आजाद खान, कच्ची बस्ती के अंदर रहता है। और घर पे भी कितने टाइम हो गया आपको और उससे मुलाकात? 7 महीने से वो मुझे परेशान कर रहा है। क्या मुलाकात कैसे हुई थी उससे? उससे मुलाकात नहीं हुई थी, उसने मेरे को फ़ोन पे मैसेज किया था। तो आपके नंबर उसके पास कैसे? उसके पास मेरा नंबर 4-5 साल से पहले से ही था, वो मुझे नहीं पता था। अच्छा। पर उसने 1 साल पहले मेरे को मैसेज किया, उसके बाद में 7 महीने से वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। किस तरीके से वो कोई धर्म परिवर्तन कराने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है? धर्म परिवर्तन की भी बात कर रहा है, उसके बीवी बच्चे, उसके बाद में वो मेरे को बोल रहा है कि तू मेरे से शादी कर। मैं उससे शादी क्यों करूँगी? और मुझे धमकी दे रहा है। मेरे से पैसे भी ले लिए उसने। कितने पैसे लिए? कम से कम 20,000।
इसी के साथ जनमत में यानी आपके फेवरेट कार्यक्रम में बस इतना ही। यही बड़े मुद्दे हमने आपको बताया और लव जिहाद का ये आखिरी मामला जो है कहीं आपको नहीं मिला, लेकिन हमने आपको बताया। ऐसे ही मुद्दों के साथ कल फिर आपके समक्ष मैं शिवम दत्त मेहता पेश हो जाऊंगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।